Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Snapping 4 days of gain, Sensex drops 341 points, Nifty declines 92 points. Rupee ends flat against the US dollar. Global markets slide on worries about accelerating inflation in the US and country contracts to export 56 lakh tons of sugar so far in the ongoing marketing season. 4 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए सेंसेक्स 341 अंक गिरकर हुआ बंद। निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट आई। रुपया डॉलर के मुकाबले बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ। अमेरिका में मुद्रास्फीति के तेजी से बढ़ने की संभावना पर चिंताओं के बीच वैश्विक बाजार लुढ़के और मौजूदा मार्केटिंग सीजन में देश ने अब तक 56 लाख टन चीनी के निर्यात का अनुबंध किए। शेयर बाजारों में 4 दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला तोड़ते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की मंदी से 341 अंक कम होकर 49,162 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.6% के नुकसान से 92 अंक गिरकर 14,851 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.6% बढ़ गया और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की तेजी दर्ज हुई। At the stock market, snapping 4 days of gains, the Sensex at the Bombay Stock Exchange dropped 341 points, 0.7% to close at 49,162 today. The Nifty at the National Stock Exchange declined 92 points, 0.6% to 14,851. The broader market outperformed the Sensex with the BSE Mid Cap Index climbing 0.6% and the Small Cap Index adding 0.8%. Market breadth on the BSE was strong with 3 advancing stocks for every 2 losers. Among the sectoral indices, utilities and oil and gas indices surged 2.7% each. Power index jumped 2%. Energy index climbed 1.1%. Industrial index advanced 0.7% and the capital goods index climbed 0.6%. Among the declining sectoral indices, metal index declined 1.1%. Finance index and bankex dropped 1% each. IT and tech indices slipped 0.7% each and the telecom index fell 0.5%. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत हुआ और 1 डॉलर की कीमत 73.34 दर्ज हुई। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीनियर इकोनॉमिक एनालिस्ट शरद कोहली। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शरद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अभी हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम उनसे बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में अधिकतर गिरावट का रुख रहा। निवेशक मुद्रास्फीति में संभावित उछाल को लेकर चिंतित थे। एशियाई क्षेत्र के अन्य हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और नियंत्रणों से भी व्यापार धारणा को धक्का लगा। जापान का निक्केई सूचकांक 3.1% लुढ़क गया। हांगकांग का हैंगसेंग 2% की गिरावट में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.3% के नुकसान पर बंद हुआ और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.2% के नुकसान में रहा। हालांकि चीन के आंकड़ों से ये सामने आने पर कि अप्रैल में फैक्ट्री गेट मूल्य अक्टूबर 2017 के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.4% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका में मुद्रास्फीति बढ़ने की चिंताओं से अमरीकी बाजारों में गिरावट आने के बाद यूरोपीय क्षेत्र में भी गिरावट का रुख आ गया। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 2% के नुकसान पर था। फ्रांस का कैक 1.9% की गिरावट पर था और जर्मनी के डैक्स में 2.1% की मंदी चल रही थी। Moving on to the US stock markets. On Wall Street, key indices ended lower yesterday as worries about accelerating inflation dragged on shares and hobbled the dollar, which struggled at a 10-year low. U.S. equities losses deepened as the break-even rates for U.S. Treasury inflation-protected securities, or TIPS, scaled multi-year highs, underscoring rising inflation expectations. So the Dow Jones Industrial Average fell 35 points, or 0.1%, to end at
34,743 before hitting a record high of 35,091 during the day. The S&P 500 dropped 44 points or 0.1% to close at 4,188, and the Nasdaq Composite slumped 350 points or 2.6% to 13,402. Meanwhile, rising inflation expectations lifted longer-dated U.S. Treasury yields. The yield on the benchmark 10-year Treasury note stood at 1.6038% after plunging to a two-month low of 1.469% on Friday. अर्जुन, अगर हम देखें तो जो हम कुछ समय पहले तक देख रहे थे कि बॉन्ड यील्ड्स का बहुत एक स्केयर था बाजार में कि बढ़ गई हैं और ये इंडिकेशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फिर वापस वही फैक्टर बाजारों को विचलित कर रहे हैं, विश्व भर के बाजारों को. Yes, now let me cite what Puneet Jain had said earlier that the U.S. government will try to control inflation by buying in the securities, and that's exactly what they have done, which is why the 10-year Treasury notes have stood at 1.6038% after plunging to a two-month low 1.469% on Friday. And I'm assuming that this is linked to your U.S. Treasury inflation-protected securities or TIPS, and this has led to a sell-off in Asian markets as well, especially our own markets. In fact, Arjun, growth, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो रिवाइवल है वो अभी भी फ्रेजाइल ही माना जा रहा है, और जो सेंट्रल बैंक्स हैं जहां तक हो सकता है वो अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं. हमने भारत में भी देखा कि पिछले सप्ताह आरबीआई कई स्टेप्स लेके आया, और यूएस फेड की भी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो लगातार ही लचीली बनी हुई है. अब इसी विषय पर हम डिस्कस करेंगे शरद कोहली जी से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं. बहुत बहुत आपका स्वागत है शरद जी. धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच. आज जो हमने देखा है बाजार में प्रदर्शन, भारतीय बाजार में 4 दिनों की बढ़त के बाद आज जो गिरावट आई है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या कारण रहे मुख्य? 2 मुख्य कारण मेरे हिसाब से रहे. पहला कारण तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कल हम अमेरिकी बाजार जब बंद होते हैं, हमारी सुबह होती है सुबह, तो अमेरिकी बाजारों में दबाव था, खासकर नैस्डैक में. जो टेक्निकल शेयर्स थे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड शेयर्स थे, वो सारे के सारे गिरे, काफी नैस्डैक में फॉल दिखा. उसके अलावा एशियन बाजार जब कोरिया का कॉस्पी खुला वो भी नीचे था, काफी नीचे था. तो कुछ तो ये मंदी इम्पोर्टेड थी, कुछ एक वजह इसकी और भी थी कि ये जो हफ्ता है ये ट्रंकेटेड वीक है. इसमें बृहस्पतिवार को मार्केट बंद रहेगी ईद के उपलक्ष्य में. तो उससे क्या होता है, बृहस्पतिवार को जो वीकली एक्सपायरी होती है, जिसमें आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी जो वीकली एक्सपायरी प्रति बृहस्पतिवार होती है. बड़ी एक्सपायरी तो महीने के आखिरी बृहस्पतिवार होती है, पर प्रति बृहस्पतिवार. तो उसकी वजह से जो पिछले 4 दिनों से हम लगातार मार्केट को ऊपर जाते देख रहे थे, तो आज एक तरह से एक्सपायरी जो थर्सडे को होनी थी वो बुधवार को होगी, मतलब कल होगी. तो उससे पहले ट्रेडर्स जो है अपनी पोजीशन जो वीकली स्क्वायर अप करते हैं. तो ये दो मुख्य कारण मैं मानता हूं आज जो गिरावट आई है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी और कुछ वीकली एक्सपायरी जो कि इस बार जल्दी निकल के आई है. तो एक दिन नॉर्मली देखा गया एक्सपायरी वाले दिन या उससे एक दिन पहले जो है मार्केट नरम पड़ जाती है. और आपको एक रोचक बात बताऊं कि मंगलवार, अगर आप पिछले जनवरी से लेके अभी तक सारे मंगलवार गिने इस साल के, तो ज्यादातर मार्केट मंगलवार को ऊपर ही गया है. पर आज एक विशेष मंगलवार था क्योंकि ये ट्रंकेटेड वीक है और इम्पोर्टेड मंदी भी थी, बाहर से ली हुई मंदी थी. हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी. इन 2 कारणों से आपको आज बाजार में ये गिरावट दिखाई दी. Sharad, apart from the calendar effect that you are referring to, if you look at the futures market also, there's a build-up for PSU stocks, and the top 6 gainers on the Nifty, Coal India, NTPC, IOC, ONGC and BPCL, they're all public sector corporation stocks, even though the PSU index actually went down and the mid-cap index went up. So how do you explain this phenomena in the market trading today? There are 2 reasons, Arjun. One reason for interest we have been seeing this PSU stock interest building over the last few months, actually, not just this week. Intermittently, obviously, it doesn't happen continuously that you keep witnessing a one-way, rise or fall. There are 2 reasons. One reason is that a lot of these, public sector undertakings are highly, they have got a very good book value, and they are undervalued in terms of the stock price. So I think the investors, both
domestic and sometimes FIIs also, although today I don't think there would be too many FII investors. We would see the data later. But then there is a lot of interest in the domestic funds and the domestic hedge funds and the domestic mutual funds building up in these undervalued kind of stocks, you know. That is one reason. Second, I think government is, because the whole situation relating to Corona, Arjun, at this point of time, this is a very subtle point. So the government is going to be wanting, on terms of fiscal deficit. So you will see the fiscal deficit, because as this lockdown ends, almost more than 80% of the population of the country by way of population is right now under a lockdown. So obviously government will see a slower tax collection. Government may also have to give some kind of stimulus. And we've already seen the fiscal deficit rising. So you might see the disinvestment process in these PSUs. That is we call it Vinivesh in Hindi. So the disinvestment process may be speeded up. It may be expanded to other PSUs also. So these are the two reasons why. Plus there is a third reason also that, as far as the public sector undertaking is concerned, it is backed by government support. So the chances of it slipping into loss, unlike the private sector, the government is always there to, look after the interest. This is a secondary reason. But the two primary reasons I've given you, especially if you see companies like BHEL, you have almost seen a 40 to 50% rise over the last 4 to 5 days. I mean, the stock used to trade at 30. Today we saw it crossing 70. There's also long build up in the futures market for it. Exactly, build up in the futures market as well. So I think the prospects of disinvestment in these PSUs, because government will be needing funds now. Where would the funds come to see the economy back on track? The government will have to put in money to get the economy. I think one of the very important sources for government to look at its own financing is these public sector undertaking disinvestment and monetization of assets, as we've been hearing about it for so long. So these two are the main reasons I feel. शरद जी, आज अगर हम बाजार को देखें, ओवरऑल जो विस्तारित बाजार है वहां पर तेजी थी. ऐसे दिन पर जब 340 से अधिक गिरा है सेंसेक्स, हमने मार्केट ब्रेड भी स्ट्रांग थी, मिड कैप में तेजी थी, स्मॉल कैप 0.8% बढ़ा. सो आपको लगता है कि बाजार को ये जो अभी जो स्थिति है, पब्लिक हेल्थ से जुड़ी स्थिति, उसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने की आशंका नहीं है? देखिए, बाजार में जिस प्रकार से पैसा आ रहा है, चाहे वो विदेशी संस्थागत निवेशक का हो, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात कर रहा हूं, चाहे हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हो, और हम ये भी देखें सोनू के 1,42,00,000 नए निवेशक पिछले वित्तीय वर्ष में जुड़े हैं. ये उनके अलावा है जो कि पहले ही रिटेल इन्वेस्टर्स थे. बहुत लोगों के जो काम अपने बंद हो गए, उन्होंने अब शेयर मार्केट को एक जरिया बना लिया या उसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी. तो उसकी वजह से आपको हमेशा कभी भी स्टॉक मार्केट में पूरी निराशा तो तभी दिखाई देगी जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड सेंटिमेंट होगा. तो हम देख रहे हैं कि, और दूसरा हम ये भी देखें सोनू के ओवरऑल जो पॉजिटिविटी रेट है भारत का, कोरोना का अगर मैं बात करूं, तो वो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ा है. कुल जो मामले 4 लाख से ऊपर आ रहे थे, हमने देखा कि वो कुछ कूल डाउन होके 3.5 लाख के भी नीचे गए हैं. दिल्ली जैसी जगहों में, मुंबई जैसी जगह में पॉजिटिविटी रेट में सुधार हुआ है. तो मैंने पहले भी यही बोला है और मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो आपको कोरोना का ग्राफ नीचे आते दिखेगा, तो मार्केट का ग्राफ ऊपर जाएगा. मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है. सिर्फ उसमें एक जो रोड़ा अटका हुआ है या जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो कोरोना से रिलेटेड जो सेंटिमेंट है निवेशकों का, विदेशी निवेशकों का और घरेलू निवेशकों का, वो थोड़ा सा संभल के कॉशियस अप्रोच चल रहे हैं. वरना मार्केट मेरे हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई को बहुत जल्दी, जो कि 15,600 में निफ्टी की बात कर रहा हूं, 15,600 के आसपास था, उसको क्रॉस करता, 15,700 आपको उसको क्रॉस करता बहुत जल्दी दिखाई देगा. सिर्फ इंतजार है इस ग्राफ के, कोरोना ग्राफ के नीचे के आने की, जो कि मुझे उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक, मई के एंड तक आपको स्थिति सुधरने लग जाएगी. केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे. जून के फर्स्ट वीक तक काफी हद तक हम उसमें सुधार देख सकते हैं. फिंगर्स क्रॉस्ड जैसे बोलते हैं. शरद, वेरी ब्रीफली, the US economy and inflation is playing a role in how the securities markets are performing, especially in Asia. How would you correlate that to the bond market, firstly? And secondly, there is CPI inflation data coming out tomorrow for India. What does that mean for India? Yeah, the first part of your question, Arjun, very rightly said. In fact, if you see the last nights, in fact, it's their day and our night, last night's pressure in the American markets
it was purely because of, the fear of inflation. Because whatever the Fed in US may say, whatever the Biden administration may say, yet Yellen may say, their Treasury Secretary, the fact of the matter is that the quantum of money, Arjun, which has been pumped into the American economy, more than $6 to $7 trillion, I think that excessive liquidity or that money is going to show its impact in the short term to midterm. If not short term, then short to midterm, definitely. So I think the inflation in the United States is going to be very hard to control for the Federal Reserve. So in anticipation of that, I think the traders, irrespective of the consoling and the solace being given by the American administration, the investors and traders in US are extremely cautious about the market, and they are not sounding very, very bullish. And the market, we have seen the Dow has been breaking new records every day. Same goes for Nasdaq. Even S&P, the older version stocks, even they have been doing, on and off very well. But I do feel in the midterm, the multiple stimuluses which have been given in the US will start showing their effects on the bond market and on the inflation. And once the inflation starts shooting, I'm anticipating a 2% inflation in US in the next 4 to 6 months. If that happens, then yes, what you're saying will turn out to be true. That is, you will experience pressure in American markets, and a trickling effect then may be felt in India. Although at that time, we will have to see what is the situation in India, whether that situation neutralizes the American situation or defies the American trends, or because we've seen a lot of times that the Indian markets, they go in their own way. Sometimes they don't follow the global trends. So briefly, आपको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन किया जाएगा? इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, यूएस में. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी अभी तो उन्होंने जो बोला है कि हम इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे. उन्होंने बार बार यही कह रही है. यही मैं आपको बता रहा था अभी कि बार बार वो लोग यही कह रहे हैं. फेड की तरफ से भी यही आ रहा है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि हम इंटरेस्ट रेट्स अभी नहीं बढ़ाएंगे जब तक इकोनॉमी पूरी ट्रैक पे नहीं आ जाती. पर इतना ज्यादा पैसा सोनू अमेरिकन मार्केट्स में आया है कि मुझे लग रहा है उसको इनको संभालना, बॉन्ड यील्ड्स को संभालना, इन्फ्लेशन को संभालना, क्योंकि इतना पैसा देखिए थोड़े सामान को जब चेंज करता है. मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अभी पे चेक्स दिए गए थे अमेरिका में $1400 जो बहुत सारे अमेरिकन को मिले, आप मानेंगे नहीं, 2,66,000 वहां पर अभी जो जॉब्स का डेटा आया है, जबकि उम्मीद थी 1 मिलियन जॉब्स की. और उसके पीछे कारण बड़ा अजीब और गरीब पता लगा. वो ये पता लगा कि लोगों के पास इतना पैसा सरकार के पास आ गया कि वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे. वो कह रहे इतना पैसा आ गया, हम इसी से हमारा गुजारा चल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि जो प्रेशर आएगा इस पैसे के खर्च करने का, वो इन्फ्लेशन पे आएगा. तो इसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्ग रन में उनको टाइट करनी पड़ेगी. पर अभी फिलहाल उन्होंने इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ा हुआ है. आपको पता है रेट्स वहां पर जीरो ही है करीब, और हो सकता है कि रेट्स आगे बढ़ाए. बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए शरद जी. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. And that was Sharad Kohli, market expert on our program Market Mantra. Now we have with us online senior business journalist Sushma Ramachandran. Sushma, warm welcome to you on Market Mantra. Thank you, Arjun. Well, Sushma, what's your take on the India situation right now? The growth of India, rather, coming back on track is all linked to the administration of vaccine and the cost of vaccine that India is incurring with the vaccine suppliers, and there is also some price differential, and the matter is also before the Supreme Court. So how do you look at that from the point of view of India's fiscal deficit? Well, I think right now it's not just a matter of the vaccines, because the vaccinations are going to take time. It would take several months, or probably at least 6 months, I would say 4 to 5 months before the entire population is vaccinated. So in terms of the link to the economy, I think what is, you would call vaccination rather a medium-term solution to the economic issues. In the short run, it's going to be the decline in cases due to the movement curbs, due to COVID-appropriate behavior, and to the build-up of health infrastructure to deal with all these issues. So now we have already the good thing is, let's say a silver lining, that it looks as if the peak of the second wave is being reached. And even in places like Mumbai and Delhi, the cases, overall cases are coming down. Even the 6-week moving,
the 7-day moving average has declined somewhat. So you have a slight decline, and so therefore there's a feeling that we are reaching the peak. Now, as I said, in this case, we have it's the immediate short-term problems of the economy are not going to be resolved by vaccination. But of course, the vaccination is, as you rightly pointed out, it's a very, very crucial issue. And but in the next 2 or 3 months, I think it's going to be the very short-term issues that are going to affect the economy. And of course, when you talk about the fiscal deficit, I think it has been taken into, already factored into assessments of growth by the various rating agencies, and probably even, of course, by the RBI, by the IMF. The fact that now the first quarter of this year, you are not going to have the kind of growth that was anticipated earlier. So April, May, June is going to be a difficult period. However, if you, going by the fact that recovery last year was much quicker than had been anticipated, and if and as compared to last year, we have not had the stringent lockdown that took place last year. You're having statewide lockdowns, which are fairly strict, but you're not having an overall national tough lockdown. You are having movement of goods, far greater movement of goods than last year already. So if you have that kind of recovery, you will have, maybe not as high growth as was expected, but you will have positive growth, I think, from June onwards. I think CRISIL, for instance, has downgraded growth from probably today itself from about 11% to 9.8% for the current fiscal. So we are looking at some amount of growth, but of course, everything is in a state of flux just now, and much depends on how this second COVID surge is contained. Well, let's have a look at our next story. President Joe Biden yesterday announced that the U.S. economy will likely see its fastest growth in 4 decades in the months to come, as we are moving in the right direction, though the rate of expansion might not be smooth throughout. He added that there might be bumpy patches in the growth, evidenced by the sharp slowdown in jobs growth in April versus March, and his administration would also enforce more tightly the labor rules, denying financial assistance for those who turn down work offered to them. The U.S. economy expanded at an annual rate of 6.4% in the first quarter of the year, after shrinking 3.5% in 2020 due to COVID-19 lockdown, which left 21 million people unemployed between March and April. More than a year into the pandemic, restoring jobs growth has been one of the biggest challenge for the policymakers. The April's job report showed just 266,000 positions being created versus forecast for 1 million new jobs. सुषमा जी, आप यूएस इकोनॉमी की अभी स्थिति को कैसे देखती हैं? 6.4% फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में जो ग्रोथ रेट था, क्या हम उसी का असर देख रहे हैं? हमारे जो एक्सपोर्ट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हाउ विल दिस अफेक्ट अस अगर उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. जो एक्सपोर्ट्स इस साल बड़ी धीमे तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ गई है एक्सपोर्ट्स, और उसकी वजह यही है कि डिमांड ग्रोथ आ रहा है. जो जिन देशों में कोविड का सर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, कोविड का इम्पैक्ट कम हो रहा है, वहां पर डिमांड बढ़ रही है. अमेरिका सब बहुत बड़ा मार्केट है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, तो वहां डिमांड बढ़ रही है. यूरोप में भी बहुत जगहों में लॉकडाउन खुल गया है और नॉर्मल लाइफ रिज्यूम हुई है. अब कल के पेपर में आप देखें, स्पेन में दिखा रहे थे कि लॉकडाउन खुल गया और लोग अपने आप को जप्पियां लगा रहे हैं, भाई आप वी कैन टच ईच अदर नाउ. तो ये जो है, ये इसका असर हमारे जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर होगा, जरूर काफी फायदा होगा. Very briefly, what's your view on compulsory licensing and the rights of patent holders when it comes to vaccine production? Very briefly. So this is a very, very key issue. But the fact that the U.S. has supported India and South Africa's proposal for waiver of intellectual property rights on vaccines
in a very blanket way at the WTO. There is provision for compulsory licensing by individual countries, but the proposal is that the waiver should be for all 164 countries in the WTO. The United States has supported it, and I think this is something very, very significant because the U.S. has never, in all these decades, supported any dilution of IPR. So this is something very important, but the fruits of this, I'm afraid, will come probably, only after a year. So सुषमा जी, इसका जो दूसरा एक व्यू है, ब्रीफली आप बताएंगी. EU ने कहा है, यूरोपियन यूनियन ने, कि इससे बेटर है कि जो कंपनीज हैं वो वॉर फुटिंग पे प्रोडक्शन करें और उसे एक्सपोर्ट भी करें, होल्ड ना करें. देखिए, वो तो अभी हो ही रहा है. ये जो वो कह रहे हैं वो तो हो ही रहा है. जो बना रहे हैं वो वॉर फुटिंग पे कर ही रहे हैं. और आफ्टर ऑल उनको ये जो कंपनीज अब इस वक्त ये फार्मा लॉबी, ग्लोबल फार्मा लॉबी ये कह रही है कि भाई इससे हमारी जो हमारी इनोवेशन और हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हमने किए उसके ऊपर असर होगा. लेकिन वो भूल गए हैं कि $10 बिलियन अमेरिका ने ही ऑपरेशन वॉर्प स्पीड में डाला है ताकि कंपनीज जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका और ऐसी इतनी बड़ी कंपनीज ये इतनी जल्दी कैसे वैक्सीन प्रोड्यूस की, क्योंकि इतना ज्यादा गवर्नमेंटल पैसा इसमें गया है, जर्मनी का, यूके का. तो ये पब्लिक मनी है और ये पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. लौटते हैं भारतीय परिवेश में. देश ने मौजूदा 2020-21 मार्केटिंग सीजन में अब तक 56 लाख टन चीनी का निर्यात करने का अनुबंध किया है और उम्मीद है कि बाकी 4 लाख टन के निर्यात का सौदा जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा. ये जानकारी व्यापार संगठन अखिल भारतीय चीनी व्यापार संगठन ने दी. ताजा आंकड़े जारी करते हुए संगठन ने कहा कि 56 लाख टन के निर्यात अनुबंधों में से इस सीजन 6 मई तक 34.8 लाख टन चीनी शीर्ष 12 देशों को भेज दी गई है. आप देखती हैं एग्रीकल्चर का फ्यूचर अच्छा, मॉनसून के भी अच्छी खबरें आई हैं. देखिए, अगर आप हमारे एक्सपोर्ट डेटा देखें तो इसमें एक ब्राइट स्पॉट है और वो है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स. तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमें जरूर फोकस करना चाहिए. चीनी के बारे में हमने कई सालों से हम निर्यात कर रहे हैं, लेकिन हम सस्टेन तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो पॉलिसीज हैं इसमें हमने कभी एक बफर स्टॉक नहीं बनाया सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए. हम ये जो पॉलिसी है एक्सपोर्ट की बदलती रहती है और बहुत चेंजेस आते रहते हैं. एक्सपोर्टर्स को पता नहीं होता कि वो कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो इसके बारे में, शुगर एक्सपोर्ट के बारे में हमें एक सस्टेन्ड, क्लियर कट, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें बनानी चाहिए और हम उसके बाद वी कैन बी अ बिग प्लेयर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड specifically sugar. Let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices fell today. So U.S. crude futures fell 45 cents to trade at $64.47 a barrel. Brent crude futures dropped 43 cents to trade at $67.89 a barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का वायदा मूल्य 181 रुपए बढ़कर 47,932 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा. लेकिन चांदी का वायदा मूल्य 119 रुपए कम होकर 71,425 रुपए प्रति किलो हो गया. कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी शामिल होने के लिए. थैंक यू सोनी. And before we close, a reminder of the headlines. Snapping 4 days of gains. Sensex drops 341 points. Nifty declines 92 points. Rupee ends flat against the US dollar. Global markets slide on worries about accelerating inflation in the US. And country contracts to export 56 lakh tons of sugar so far in the ongoing marketing season. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.